cells. The study of how हम यहाँ स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी इन द सेल, और यहाँ पे ह्यूमन बॉडीज़ को लिया गया है। ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर, सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे वर्क करती है, हमारे ऑर्गन इलेक्ट्रिसिटीज़ पे कैसे काम करते हैं। जैसे हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ में, क्योंकि पैथी को पूरा इलेक्ट्रो होम्योपैथ रखा गया है, ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाई गई है। ये सिस्टम में इलेक्ट्रो वर्ड आने की वजह क्या है, कॉज क्या है। तो हमारे इसका जो मकसद है यूज़ करने का, जो हमारा सेल है जो यहाँ पे स्टडीज़ कर रहे हैं, ये सेल जो है बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ज़रिए अकॉर्डिंग ये काम करता है। किस साथ काम करता है? जब तक हमारे सेल्स के अंदर ये एनर्जी है तब तक हम जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रिसिटी डिफिशियंसी क्रिएट होती है तब हमारी बॉडी ऑर्गन काम करना कम कर देते हैं या तो बंद कर देते हैं। यही अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे कार्डियक सेक्शन को अगर मिलना बंद हो जाए तो हार्ट का फंक्शन रुक जाएगा, हार्ट जो है कोलैप्स कर जाएगा। यही अगर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेन को, जो ब्रेन खुद प्रोड्यूस करा रहा है, अगर वहाँ मिलना बंद हो जाए तो ये सारे सिस्टम के, जैसे घर में लाइट आती है और तमाम से फ़ैन चल रहे हैं, टीवी चल रही है, फ्रिज चल रही है, अगर सडनली इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर की चली जाती है तो सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं। जब आती है तो फिर वापस चालू हो जाते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर तो ऐसा सिस्टम है ही नहीं। जब एक बार अगर इलेक्ट्रिसिटी सारे सेक्शन की अगर कोलैप्स कर गई तो इंसान मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, दुनिया से चला जाता है। तो हम इस इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ज़रिए हम मेंटेन कैसे करते हैं, कैसे मेंटेन रख पाएंगे इसका। और जो डिजीज़ है हमारी, नेगेटिव पॉजिटिव फेज पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, न्यूट्रल फेज पे ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हमने अपने घर के अंदर देखा होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल 3 फेजेस होते हैं। न्यूट्रल फेज कभी भी इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड होने पे वो नॉर्मल कर देता है। कभी जो इलेक्ट्रिसिटी कम वोल्टेज होते हैं तो उसको भी मेंटेन करके वो अर्थ का काम करके उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। तो मतलब पूरा बैलेंस करता है, कहीं भी ओवरलैप्स नहीं करने देता। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर 3 फेसेस काम करते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक न्यूट्रल्स होता है। हमारे सेल्स के अंदर भी इसी तरीके से काम होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल्स। न्यूट्रल्स का काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको बैलेंस में रखना। न्यूट्रॉन्स का काम पॉजिटिव चार्जेस को भी नॉर्मल पर रखना। जब हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल पोजीशन पे होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती, हम इजी खा पी रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, और जिसे हम हेल्दी कहते हैं। तो हमें यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से ये समझना है कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे और कैसे करते हैं। क्या ज़रूरी है इलेक्ट्रो होम्योपैथ में इलेक्ट्रो नाम आया है तो क्या उसका कोई मकसद है या यूं ही रख दिया गया? जैसे कि लोग सुनते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ, क्या इसमें कोई डिवाइस है, ये क्या मतलब है? ये एक अजीब सी बात है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ, बिजली वाली दवा। तो कभी कुछ हमारे वहाँ डॉक्टर्स ने, प्रैक्टिशनर्स ने ये भी कहा कि जैसे स्विच ऑन की जाती है, स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, रोशनी हो गई, पंखा चल गया, ऐसे हमारे बॉडी के अंदर ये मेडिसिन जाके काम करती है। तो ये डिफिनीशन तो उस वक्त तक, जब जितनी नॉलेज थी उस वक्त तक उन लोगों ने दी, लेकिन आज हमारे पास जो है सोर्सेज जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा हो चुके हैं समझने के, समझाने के। तो आज हमारे सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी के पूरे फंक्शंस को मेंटेन करती है। ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी पूरे सेक्शन में, पूरे सिस्टम में किस तरीके से सर्कुलेट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। और यही इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं पर सेल में कमी, डेफिशिएंसी क्रिएट कर गई तो वहाँ सेल्स का डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स दोनों ब्रेक हो जाता है। अगर सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ सेल्स होता रहे तो भी बॉडी एक्स्ट्रा ग्रोथ कर जाएगी, अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स होता रहे तो बॉडी लॉस में चली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हम बैलेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। electricity is known as electrophysiology. This video is part 1 and discusses the resting membrane potential. कल हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और किन किन चीज़ों से। तो जैसे कि पोटेशियम और 3 चीज़ें, पोटेशियम थी, कैल्शियम थी, क्लोराइड थी और सोडियम था। ये सब मिल करके हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो अब यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को समझेंगे यहाँ पे कि ये किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर काम करते हैं। And the action potential.
Think of your senses. Sensory receptors हमारा पहला काम क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, हियरिंग, सुनना। घर का एक मामूली हम मोबाइल ले लें, अगर मोबाइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वर्क नहीं करे तो उसमें से साउंड क्रिएट नहीं होगा। अब वो साउंड क्रिएट, जैसे हम माइक में आज आपसे बात कर रहे हैं, इस माइक में किस तरीके से आवाज़ पैदा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हो रही है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर रही है एक वेव के अंदर, एक साउंड्स के अंदर, वो आपके ईयर तक जा रही है और हमारे लेक्चर्स को सुन पा रहे हैं। तो इस तरीके से ईयर का काम होता सुनना। अब ये इसका जो इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, ये उसके डायफ्राम पे उस साउंड को, उस इफेक्ट को प्रोड्यूस कराती है। वो हमारे सेंसरी नर्व्स उसे समझने में आसानी करती है। दूसरे नंबर पे टच। अभी अगर जैसे कि हम सो रहे हो, गहरी नींद में हो, अगर इस ऐसी कंडीशन में किसी ने हमारे हाथ पे किसी गर्म चीज़ को रख दिया, या किसी मॉस्किटोज़ ने काट लिया, या किसी ने पिंच चुभ लिया, फ़ौरन उठ जाते हैं और उस पर हाथ मार देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम सोते में भी केयर कर रहा था। टच होने पे भी हम महसूस कर लेते हैं हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो ये है सेंसरी नर्व। जैसे कि हम मोबाइल को टच करते हैं और मोबाइल को टच करके उसके सारे फंक्शन को ऑपरेट कर लेते हैं, मोबाइल की इनर ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाते हैं, आउटर ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाते हैं, साउंड्स को कम कर सकते हैं, साउंड्स को बढ़ा सकते हैं, और स्क्रीन की लाइट्स को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये टच यहाँ हमारी बॉडी में भी पूरा वर्क कर रहा है, टच हमारे मोबाइल में भी काम कर रहा है। टेस्ट अगर ज़बान के अंदर से ये सिग्नल्स अगर प्रोड्यूस होना ख़त्म हो जाए तो पता ये चला कि हम स्वीट्स ले रहे हैं या सॉल्ट्स खा रहे हैं, या तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम न्यूट्रल चीज़ ले रहे हैं। जैसे कि राइस के अंदर होता है, हम राइस अगर बगैर किसी सब्ज़ी या किसी ग्रेवी से अगर लेते हैं और उसमें सॉल्ट ना हो तो क्या है, उसका कोई टेस्ट ही नहीं मिलता मुझे। पानी का कोई टेस्ट नहीं है अगर जब तक उसमें शुगर है या सॉल्ट ना डाला जाए। तो अगर टंग्स के अंदर से ये सिग्नल्स प्रोड्यूस होना बंद हो जाए तो ये भी नहीं महसूस होता कि हम ठंडी चीज़ ले रहे हैं या गर्म चीज़ ले रहे हैं। स्मेल से सेंस अगर गायब हो जाए हमारे बॉडी का, तो ये इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स अगर ब्रेन को नहीं भेज रहे हैं तो यहाँ से भी हमारे स्मेल, यहाँ पे परफ्यूम कोई किसी ने लगा रखा है, या कोई मरी हुई चीज़, डेड चीज़ पड़ी हुई है, उसमें भी हम फ़र्क नहीं कर सकते। गंदी जो बैड स्मेल है, गुड स्मेल है, इसमें हम फ़र्क नहीं कर पाएंगे। अगर शेप अच्छा रख करके और बैड स्मेल उसमें आ रही है और हमारे नोज़ के अंदर, हमारे सेंस के अंदर वो स्मेल नहीं आ रही है, और चीज़ अगर अच्छी दिख रही है, फ्रेश दिख रही है, देखने में सही दिख रही है, लेकिन उसकी फीलिंग नहीं है, तो कभी कभी उस चीज़ को इंसान खा भी लेगा। क्योंकि अच्छा अगर खाता है तो यहाँ अगर टंग की टेस्ट जो बर्ड्स हैं वो उसके सेंसरी नर्व्स काम कर रही है तो फ़ौरन वो बाहर निकाल देता है, थूक देता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी के हर पार्ट में सेंस का होना ज़रूरी है। यही सेंस अगर हार्ट के अंदर वर्क नहीं करता तो हार्ट का पंप होना बराबर, ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर नहीं होगा। किडनी के अंदर अगर काम नहीं करता, किडनी के अंदर भी फिल्ट्रेशन का काम है वो प्रॉपर नहीं है। किडनी फेल क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे नर्वस सिस्टम सबसे पहले ब्रेकआउट होता है। नर्वस सिस्टम जब ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से उनको जो मैसेज मिल रही है कि फिल्टर करो, डू यू फिल्टर, तो वहाँ पे जब फिल्टर करने के जो मैसेज दी जाती है वो किडनी कर नहीं सकती, कंजेशन हो जाता है, और वहाँ पे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पहला जो काम होता है उससे न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, एक वहाँ पे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की कमी आती है। जब वो क्रॉनिक कंडीशन में पहुंचते हैं तो वहाँ सेल्स डैमेज होना शुरू कर देते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा रिपोर्ट में कि किडनी ड्राई हो गई, सूख गई, छोटी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेंस पे डेवलप करता है। हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ टोटल सेंस पे ही वर्क करती है। ये से वर्क करने का जो तरीका है, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स जो होते हैं बॉडी के अंदर जा करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कल जैसे कि अबोरेन ने बताया था कि किस तरीके से हमारे अंदर प्रोटीन्स होते हैं और दूसरी तमाम से केमिकल्स पाए जाते हैं। वो केमिकल्स यहाँ पे सेंस प्रोड्यूस कराते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ पे बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशंस बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन होती है। इम्यून सिस्टम मेंटेन होता है। आज थोड़ा इम्यून सिस्टम के बारे में आपको गाइड किया जाएगा यहाँ से। अब आगे देखते हैं। Transduce different forms of energy like light waves or sound waves or mechanical energy from touch into electricity that can be transmitted by neurons to the brain. An electrical signal sent toward the central nervous system
is known as an afferent signal. The brain receives afferent electrical signals and interprets them as important information about our internal and external environment. The brain also sends electrical signals out to control muscles and glands. अब ये इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे जो हमारे ब्रेन काम करता है, अब जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है और अगर ये सेंस हमारी बॉडी के एक्सटर्नल स्किन पे काम नहीं कर रहा है, टच पे काम नहीं कर रहा है, तो हमें सर्दी का एहसास ही नहीं होगा। जब सर्दी का एहसास नहीं होगा तो वो सर्दी हमारे बॉडी को धीमे धीमे ठंड की तरफ ले जाएगी और वो ठंडी हवा हमारे नेज़ल फेरेंक्स के जरिए अंदर जाके लंग्स को ड्राई कर देंगी, तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। या बहुत ज़्यादा हीट है तो हमारी स्किन जल जाएगी, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा। कई बार ऐसा अभी एक न्यूज़ में देखा गया है कि एक BBC की एक न्यूज़ थी जिसमें एक लेडीज़ थी, वो खाना बनाती थी तो उसके हाथ वगैरह जल जाया करते थे, लेकिन उसे पता नहीं चलता था। कोई आके कहता था तुम्हारा हाथ कैसे जल गया, तो कहा मुझे पता नहीं चला। कई बार स्मेल आती थी, स्मेल से वो समझती थी कि हमारा बॉडी का कोई हिस्सा जल रहा है, हाथ जल रहा है या कभी कुछ जल रहा है, तो वहाँ पे उसके टच गर्म का ज़रा भी एहसास नहीं था। तो अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ये सेंस का होना बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल इंटरनल हर तरफ पे सेंस का होना, जहाँ सेंस नहीं है वहाँ पे एबनॉर्मलिटीज़ रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चाहे वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, चाहे वो या हाइपर एक्टिविटीज़ में काम करेगा। सेंस अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, हाई फ्रिक्वेंसी वहाँ पे मिलने लगी तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, जो हम कहते हैं कि पॉजिटिव डिजीज़। काम कम कर रहा है तो नेगेटिव डिजीज़ हो जाएगी। Additionally, our thoughts and personalities are all possible because of the electrical capabilities of our brains. हमारे पैर का, हमारे बॉडी का मूवमेंट, स्टेप का उठाना, आगे पीछे चलना, मुड़ना, उठना, बैठना, सारा इसी सेल्स और सिग्नल्स पे डिपेंड करता है। Electrical signals traveling from the brain जब पैरालाइज में बॉडी लॉक हो जाती है तो इन्हीं सिग्नल्स का मिलना बंद हो जाता है, मोटर वेटिव नर्व लॉक हो जाती है और उस वहाँ पे जो मोटर वेटिव नर्व है जिसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल ना होकर के हार्ड हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम वन साइड पेशेंट जो है बॉडी से ख़राब हो जाता है और वहाँ पे हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ट्रीटमेंट के अंदर हमें वहाँ पे वो सिग्नल्स प्रोवाइड कराया जाएगा और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स के जरिए। अब इसमें अगर सिग्नल से ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे हमें जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो S5 और RE का देंगे, क्योंकि मोटर वेटिव नर्व्स पे S5 काम करते हैं, मोटर वेटिव नर्व्स पे S5 काम करते हैं, जबकि S5 और RE मोटर वेटिव नर्व्स, इसके लिए हमें इसमें इसके सेंसरी नर्व्स को काम करने के लिए F1 का देना ज़रूरी होगा और इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए A ग्रुप की मेडिसिन A1 का देना होगा। जब भी कभी पैरालाइज अटैक होगा तो हम S5, F1 और A1 और RE का यूज़ करेंगे। अब लॉस ऑफ टिश्यूज़, लॉस ऑफ सेल्स भी है, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग कंडीशन हम अगर मोटरवेटिव नर्व्स के अंदर टिश्यूज़ की प्रॉब्लम से आ रही है या मसल्स के अंदर टिश्यूज़ की प्रॉब्लम, तो हम सीधे C5 को लेंगे, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स कंटिन्यू बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो वहाँ पे प्रोड्यूस कराने के लिए हम C5 के S5 प्लस F1 प्लस A1 प्लस RE और C5 का यूज़ करेंगे। To effectors such as muscles to cause contraction for movement and to glands for secretion are known as efferent signals. Hopefully you can see how important electrical signals transmitted along neurons are for both sensory and motor functions in the body. But what about neurons makes it possible for them to transmit electricity? Let's take a neuron and blow up part of it so that we can see how the proteins embedded in its plasma membrane make this possible. The main players that make electricity possible are potassium leak channels, sodium-potassium pumps, negatively charged proteins, sodium voltage-gated channels, and potassium voltage-gated channels. Let's talk about how each of these is important
for sending electrical signals. If we position an oscilloscope or voltmeter with the recording electrode inside the cell and the reference electrode outside the cell, a potential difference of about minus 70 millivolts is recorded for the neuron. It is a negative number because the inside of the cell is negative compared to the outside of the cell. The inside being negative is an important characteristic that allows neurons to send electrical signals. Three main players are involved in making the inside of the cell negative. First, negatively charged proteins are made in. अब यहाँ प्रोटीन का जो वर्क है वो निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कराना है। अब अगर हम इसमें पॉजिटिव डोज देंगे तो नेगेटिव चार्ज की कमी होगी। तो इस हिसाब से हम S1 और S1 A1 और ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की मेडिसिन है और A1 जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की मेडिसिन है। A1 का काम है आर्टरीज से होते हुए कैपिलरीज की तरफ न्यूट्रिशन सप्लाई करे और S1 जो है जो फूड्स टेक किया जा रहा है उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो भी ये चीज़ें बॉडी के अंदर ज़रूरी है वो ऐसे सेल तैयार करे और तैयार करके A1 के साथ मिल करके उस कैपिलरीज की तरफ मूव करे। तो उस कैपिलरीज की तरफ मूव करता है तो कैपिलरीज जो अटैच्ड होती है वो सेल से अटैच होती है। इनका न्यूट्रिशन कैपिलरीज के जरिए सेल पे पहुंचता है और सेल वहाँ से जो सेल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम जब खत्म होता है तो वो वेस्कुलर सिस्टम से वेंस के जरिए फिर वो बाहर आता है। जो भी सेल्स के अंदर यूज़ हो जाती हैं चीज़ें और वेस्ट में जाती हैं तो वो वेंस के जरिए फिर किडनी की तरफ प्रोड्यूस कर दी जाती हैं, वो भेज दी जाती हैं, सेंड कर दी जाती हैं। किडनी का काम है कि उन वेस्टेज चीज़ों को ब्लड से अलग करके फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर कर दें और बाकी जो हिस्सा होता है वो स्वीट्स ग्लैंड्स बाहर कर देती है। अब ये कुछ चीज़ें होती हैं फिर वापस आ जाती हैं ऊपर हार्ट की तरफ और कुछ न्यूट्रिशंस ये लीवर की तरफ से होते हुए जो इंटेस्टाइन इसे दे रही है वो सब होते हुए ये लीवर के तरह स्टॉक हो जाती है। अब ये जो सर्कुलेशन ऊपर की तरफ हुआ कार्डियक सर्कुलेशन हुआ, ये कार्डियक सर्कुलेशन सीधे लंग्स की तरफ हुआ फिर जा करके लंग्स के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर से ख़त्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है, बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वेन से लेके जा रही है और जाने के बाद वो लंग्स के अंदर डाल देते हैं। लंग्स के अंदर से जो फंक्शन शुरू होता है वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डाल देता है। अब यहाँ पे जो है कुछ वक्त के लिए आर्टरीज के अंदर भी है कलेक्शन ऑफ विदाउट ऑक्सीजन ब्लड वहाँ पे इकट्ठा होता है। फिर जब दूसरे चैम्बर में जाता है वहाँ पे ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, फिर मिक्स होकर के दूसरे सेक्शन में जाता है, फिर वहाँ से वो हार्ट के अंदर आता है, हार्ट के अंदर से होता हुआ फिर पंप होकर पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन लेते हुए पूरी बॉडी के अंदर फिर से सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई है, एसेंशियल सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई है, ये सारी चीज़ें सब बॉडी की तरफ सर्वाइव कर देता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा फंक्शन मेंटेन होता है। ये मेंटेन होता है इलेक्ट्रिसिटी के जरिए और ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे फूड्स के जरिए ही मुझे मिलती है और हमारे बॉडी के सेल्स बनाते हैं और नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये इस काम को करना आसान होता है। Inside the cell and become trapped, making the inside more negative. Secondly, the sodium-potassium pump uses ATP to pump 3 sodium ions out of the cell for every 2 potassium ions it pumps into the cell. This pump moves more positive ions out of the cell compared to positive ions brought into the cell. This imbalance of charge movement due to the pump contributes about 15 millivolts of the total 70 millivolt potential difference. The sodium-potassium pump also creates gradients. Since sodium is pumped out, the concentration for sodium becomes higher outside the cell compared to inside the cell. Potassium is pumped into the cell, so the concentration for potassium becomes higher inside the cell. In addition to the negatively charged proteins and sodium-potassium pumps, leak channels for potassium are also very important to allow the inside of the cell to be negative compared to the outside.
Since potassium is higher inside compared to outside, it will diffuse from high to low down a chemical gradient. Remember that potassium is a positive ion, and the more that goes down its chemical gradient and leaves the cell, the more negative the inside of the cell will become. The inside becoming more negative will attract more of the ये सोडियम मुझे कहाँ से मिलता है? हम जब खाना खाते हैं, सॉल्ट्स, सब्जियों के अंदर भी सोडियम्स पाए जाते हैं, तो वहाँ से ये सोडियम्स मुझे मिल जाता है। पोटेशियम हमारे फूड्स के ज़रिए, बनाना के अंदर से भी मिल जाता है और तमाम सी चीज़ों से मिल जाता है। positive potassium ion back into the cell. The attraction back into the cell is due to an electrical gradient. Together, both gradients form the electrochemical. कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सब चीज़ें खाते तो हैं, लेते हैं, लेकिन फिर भी डिफिशियंसी क्यों हो जाती है? एक क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस कैसे हो जाता है? तो ऐसा भी कभी कभी होता है, पाया गया है कि जब बॉडी हम इसे खा रहे होते हैं तो ये चीज़ें बॉडी के अंदर जाती तो हैं, लेकिन बॉडी इसे रिसीव नहीं करती है। सबसे पहले रिसेप्टर्स वीक हो जाते हैं बॉडी के, जो हम केमिकल्स की बॉडी को ज़रूरत होती है, वो बॉडी इस चीज़ को समझती है, ऐसा समझ लेती है कि ये यूजलेस चीज़ है, बॉडी के से बाहर निकले। तो इसको हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कैसे मेंटेन करेंगे? एलोपैथ के अंदर हम विटामिन्स की गोलियां देकर और मिनरल्स की गोलियां देकर के हम कंट्रोल कर लेते हैं, या इंजेक्शंस और विटामिन्स के इंजेक्शंस वगैरह देकर कंट्रोल। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में सबसे बड़ा पहले जो प्रोसेस हमारे ट्रीटमेंट का होता है, उसमें स्क्रोफोसोबिफोर मिल्स कर देते हैं। तो ये जो बॉडी के जो सेक्शन हैं, जब बिफोर मिल्स S1 लेते हैं तो सारे प्रॉपर्टीज़ को ये मेंटेन कर देती है, इसके फंक्शन को मेंटेन करके जो भी केमिकल हम बॉडी के अंदर कुछ भी खा रहे होते हैं, जब हम खाते हैं डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जब प्रॉपर मेंटेन हो जाता है, तो जब हम कुछ चीज़ें जब भी कोई फूड लेते हैं तो उसमें से जो प्रॉपर्टी हमारी बॉडी को ज़रूरी है तो बॉडी उसे ले लेती है। हमारे बॉडी को मैसेज मिलता है कि इस चीज़ को ज़रूरी है, लो, तो वो एब्जॉर्ब कराने का, S1 जो है एब्जॉर्ब कराने का काम करती है। लेकिन आफ्टर मील जब हम S10 देते हैं तो उसके आगे का जो प्रोसेस होता है डाइजेशन के बाद, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के वो उस फंक्शन को मेंटेन करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर जो कमियां होती हैं, जो कमी हो रही होती है लगातार, हम प्रॉपर कहते हैं ना पेशेंट की, हमने न्यूट्रिशन तो लिया है, बराबर खाना भी खाते हैं, लेकिन बॉडी को लगता नहीं है, बच्चों को नहीं लगता है, समझ नहीं आता, खाना खाते हैं तो किधर जाता है? तो उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका प्रॉपर वर्क नहीं करता, बॉडी को जिस चीज़ को उनके फूड से, उनके खाने से लेना चाहिए था वो लेती नहीं है। तो वो क्या होता है, इधर से खाया उधर से निकाला, खाते हैं और निकालते हैं, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता, जो प्रॉपर्टी चाहिए बॉडी को वो मिलती नहीं है, तो इसलिए डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है बॉडी के अंदर। तो जब डिफिशियंसी क्रिएट होती है तो फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है और मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स उससे समझता है और उसी तरह की मेडिसिन देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में हम कभी जब भी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, S1 बिफोर मिल, S10 आफ्टर मिल ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले एक डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है और मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करना है। मेटाबॉलिक सिस्टम बॉडी के अंदर समझ रखता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें किस चीज़ को लेना है और किस चीज़ की जो क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ रही है उसे नॉर्मल करना है। तो मेटाबॉलिक सिस्टम इस चीज़ को मेंटेन करता है और बाहर से आने वाली तमाम से टॉक्सिक्स को बॉडी के अंदर से रिमूव करता है। They are opposing forces. One is a force out of the cell and the other is a force into the cell. When the amount of potassium leaving is equal to that coming into the cell, equilibrium is reached, and this is known as the resting membrane potential, or RMP. The RMP is approximately minus 70 millivolts for neurons. Do you recall the three main players that allow the inside of the cell to be negative and establish the resting membrane potential? They are negatively charged proteins, the sodium-potassium pumps, and the potassium leak channels. Now let's talk about voltage-gated channels. These channels include the sodium voltage-gated channels and the potassium voltage-gated channels.
These channels allow an electrical signal to travel the length of the neuron. We call these traveling electrical signals action potentials. The sodium voltage gated channels have two gates, an activation gate on the outside of the cell membrane and an inactivation gate on the inside of the membrane. Potassium voltage gated channels just have one gate, located on the outside of the cell membrane. How do the voltage gates open to generate an सेशन तो लंबा हो रहा है। जो मेरा लिम्फोमा का जो सेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और आप अगर कहते हैं तो इसे यहाँ ब्रेक करके फिर लिम्फोमा का ले लें, इसे या कंटिन्यू कर दें। आपसे क्वेश्चंस है, आप अगर कहते हैं तो इसे कंटिन्यू कर दें, वरना फिर लिम्फोमा को स्टार्ट कर दें। कंटिन्यू कर दीजिए सर। ओके, क्योंकि इसे भी समझना ज़रूरी है हमें, और इसे समझने पे हम अपने प्रैक्टिस में आसानी पैदा कर सकते हैं। action potential? Here's an example of how an action potential may be triggered. You are examining Santa Claus's sore back. When you touch his back, you have applied a mechanical stimulus to touch receptors in the skin on Santa's back. The stimulus increases the permeability of the membrane to certain cations like calcium. Calcium will go from high to low and rush into the cell. The neuron was resting at -70, but now, since calcium came into the cell and calcium has a positive charge, the RMP will go up a little bit. कैल्शियम मुझे मिल्क से मिल जाता है, और पालक से भी मिल जाता है, स्पिनच से मिल जाता है, और चीकू से भी मिल जाता है। तमाम से चीज़ों से हमें कैल्शियम रिसीव हो जाता है बॉडी को। तो यहाँ पे हम अगर केमिकल से बचना चाहते हैं तो नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा रहें, और अगर डिफिशिएंसी क्रिएट हो रही है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अपने मेडिसिन का यूज़ करें और नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा रहें। अगर फिर भी ज़्यादा डिफिशिएंसी क्रिएट हो रही है तो फिर हम एक्स्ट्रा अलग से कैल्शियम की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। और आज के दिनों में भी ऐसा है कि जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं वो फर्टिलाइज़र से हो रहे हैं, और जिसमें जो प्रॉपर्टी चाहिए वक्त से पहले तैयार हो जाते हैं, तो वो पूरी प्रॉपर्टी उसके अंदर होती नहीं है। तो ज़रूरत पड़ती है कभी कभी एक्स्ट्रा मुझे कैल्शियम लेने की, तो इसलिए लिया जा सकता है। अंडर ट्रीटमेंट कैल्शियम है या मैग्नीशियम है या फॉस्फोरस, जो भी चीज़ की ज़रूरत है। तो एक्स्ट्रा आयरन है, आयरन भी हम ले सकते हैं। If the stimulus is large enough to reach threshold, sodium voltage gated channels will open, bringing about an action potential. जब हमारी स्टडीज़ हो रही थी मेडिकल कॉलेज में, हम जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की स्टडीज़ कराई जाती है, जिसके अंदर से हमें विटामिन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स, तो सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, और फिर उसके बाद जो है उसमें कैप्सूल्स, टैबलेट्स जो भी एक्सटर्नल मुझे यूज़ है मार्केट में, उससे भी ट्रीटमेंट के लिए इन्फॉर्म किया जाता है। तो एस अकॉर्डिंग इस कंडीशन से हम उस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है हमारी बॉडी के लिए, चाहे वो ब्रॉनविटा है या हॉर्लिक्स है या भी जो भी इस टाइप के फूड सप्लीमेंट आ रहे हैं मार्केट में, उसका यूज़ हम इस डिफिशिएंसी को, कैल्शियम है या आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, वो सारी चीज़ें होती हैं, जिंक है, कॉपर है, सब चीज़ें उन प्रोडक्ट्स के अंदर होती हैं। उन प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं एज ए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। That will travel the length of the सर ये neuron. आपने जी जी आपने इसमें समझो कैल्शियम, B1, B12, फॉलिक एसिड, आयरन, ये इसमें आपने इसमें मेडिसिन में यूज नहीं कर सकते ना? नहीं, यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या है, डिफिशिएंसी है। देखिए प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन का जो WHO का जो है प्रोटोकॉल, उसके अंदर प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन सभी डॉक्टर्स को पढ़ाई जाती है। तो आपके पास पहले नंबर तो फूड से आप कोशिश करें उसे रिकवर करने के लिए, लेकिन अक्सर क्या होता है जब बीमार होता है, जब पेशेंट बीमारी की हालत में होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा फूड्स ले नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सी जगहों पे हमें एक्सटर्नल यूज़ करना पड़ता है, जैसे ब्रॉनविटा है या फिर और भी जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं अलग से इस्तेमाल करते हैं। और अगर ज़रूरत है तो कैल्शियम की टैबलेट्स भी ली जा सकती है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। कैल्शियम है, विटामिन, आयरन। EH में
तैयार नहीं है, ये इसमें सिस्टम की मेडिसिन बनाई गई है, और मतलब इस टाइप के विटामिन की कोई जगह नहीं है अभी बनाई गई है। बोलिए। क्योंकि प्रोसेस जो है विटामिन बनाने का वही है जो आज के मार्केट में है, तो उसके लिए बनाने के लिए कोई कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम सिर्फ सिस्टम को जनरेट करते हैं। हाँ, सिस्टम जनरेट हो गया तो हम जिस फूड को लेंगे उसमें जो चीज़ें एलिमेंट्स हैं, जैसे कैल्शियम है मिल्क के अंदर भरपूर होता है, फिश के अंदर होता है, अब हमारे खाने के बाद वो बाहर ही निकल जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अगर हम S1 को देते हैं बिफोर मील्स तो ये उसके रिकवर कर लेंगे, उस चीज़ को वहाँ से फूड से बॉडी ले लेगा, तो फिर बाहर से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस होती है कि मुझे बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। The graphical representation of the action potential. When the signal makes it to Santa's brain, he becomes इलेक्ट्रो होम्योपैथ से जो है सेलुलर ट्रीटमेंट जब हम देंगे, इंट्रासेलुलर ट्रीटमेंट, तो कॉम्प्लिकेशंस तो थोड़ी वक्त के लिए चली जाएगी, अच्छा भी हो जाएगा, लेकिन डिफिशियंसी अगर बॉडी के अंदर बनी रहेगी तो फिर आगे जाकर के प्रॉब्लम फिर से वापस आ जाएगी। तो इसलिए मुझे न्यूट्रिशंस पे और सप्लीमेंट पे बहुत ध्यान देना है, उसके खाने पीने पे ध्यान देना है, अगर हो सके तो इसकी रिक्वायरमेंट को बाहर से भी पूरे करवा देनी है। consciously aware he is being touched. So when the cell is at rest and not sending signals, the RMP has been established by sodium-potassium pumps, leak channels, and negatively charged proteins. RMP simply means that the inside of the cell is negative at rest. And notice that the sodium and potassium अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से हमें ट्रीटमेंट करना है और कैल्शियम की डिफिशियंसी आ रही है, आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो इसमें क्या करेंगे आप S1 के साथ C4 का यूज़ कर लेंगे, C4 प्लस A1। ये कम्बिनेशन बोन्स से रिलेटेड, कैल्शियम से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस होगी उसे कंट्रोल करेगा। S1 मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन करेगा, C4 जो हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम्स हैं, जो बॉडी उसे टेक नहीं कर रही है, ले नहीं रही है और बाहर जाने दे रही है, तो S1 C4 के साथ मिलकर के बोन स्ट्रक्चर को फॉर्म करने का काम करेगा। और यहाँ पे A1 जो है ब्लड सप्लाई के ज़रिए जो भी न्यूट्रिशन होता है वो बोन तक नहीं पहुँच रहा है, इसलिए वहाँ डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है। तो ये A1 जो है उसे कैरियर का काम करेगा, और अगर कॉम्प्लिकेशंस पेन की है तो उसके साथ G ऐड कर देंगे, वरना फिर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और बॉडी एक्टिव के लिए हम WE का इस्तेमाल कर देंगे। voltage gates are closed at rest. Remember that in order to get an action potential, first we must have an excitatory stimulus that will bring the membrane potential to threshold. The example we gave was a mechanical stimulus that increased calcium permeability, allowing calcium to enter the cell and make the inside of the cell more positive, allowing threshold to be reached. This stimulus is called an excitatory graded potential. When we get to threshold, the activation gate on the sodium channel opens, and the potassium voltage gate starts to open, but opens slowly. Fully open sodium channels will allow much more sodium to enter the cell compared to the amount of potassium that is allowed to leave. The positively charged sodium ions entering the cell will make the membrane potential more positive. This phase on the action potential graph is called the depolarization phase. At around 0, near the end of the depolarization phase, the inactivation gate closes so sodium can no longer enter the cell. By this time, the potassium voltage gate is fully open, and lots of potassium goes down its gradient and leaves the cell. As the positively charged potassium leaves the cell, the membrane potential becomes more negative.
This phase of the action potential is called the repolarization phase. After repolarization, sodium voltage gates have returned to their original configuration that they had at rest. The activation gate is now closed and the inactivation gate is open. Hyperpolarization is the inside of the cell becoming even more negative than minus 70 millivolts due to the potassium channels closing slowly. After the potassium voltage gated channel is completely closed, the cell returns to minus 70 millivolts resting membrane potential. Once again, the cell is only permeable to potassium through the potassium leak channels, and the sodium-potassium pump is always working to maintain the sodium and potassium gradients. A gradient means that there is an area where it is high and where it is low. Please remember that potassium is high inside the cell and sodium is high outside the cell. In summary, please be able to answer two questions. First, what three main things bring about the resting membrane potential? If you answered negatively charged proteins, sodium-potassium pumps, and potassium leak channels, you are correct. Second, what two main channels allow for an action potential? If you answered sodium voltage gated channels and potassium voltage gated channels, you are correct. This concludes part 1 of the video series on electrophysiology. Please join us now for part 2 as we discuss circumstances that can change the resting membrane potential. Thanks for watching. Thank you. तो अब हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे तो टाइम तो हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम लेते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक था आज का, लिम्फोमा। पिछली बार हमारा 50 स्लाइड्स हुआ है, आज कुछ 2-3 स्लाइड्स निकाल देते हैं। ये यहाँ बात, डू यू फील इल विद लिम्फोमा? क्या आप महसूस करते हैं लिम्फोमा के मरीज़ हैं? सिम्टम्स फ्रॉम लिम्फोमा इन द एब्डोमेन and enlarged spleen might press on the stomach, which can cause a loss of appetite and feeling full after only. Small meals lymphoma in the stomach intestine can cause abdominal pain and nausea. ये तो पिछली बार किया था, ठीक है। Can stress cause of lymphoma? There is no evidence that stress can make lymphoma or any types of cancer worse. Remember, scientists have found evidence suggests that there is anything you have or have not done to cause you to develop lymphoma. It is the importance, however, to find ways to manage as stress. What not to eat with lymphoma? क्या चीज़ हम लिम्फोमा के अंदर नहीं खा सकते? अवॉइड ईटिंग मीट्स, एग्स, स्पोर्ट्स एंड सुशी. अवॉइड having foreign items on the counters. Use separate plates for raw meats
before cooking. Avoid upstairized milk, cheese and juices. Is a lymphoma a treatment टर्मिनल कैंसर? क्या लिम्फोमा एक टर्म्स है कंडीशन कैंसर का या कैंसर की शुरुआत है? लिम्फोमा मोस्ट ऑफ्टन स्प्रेड टू द लीवर, बोन मैरो और लंग्स. स्टेज थर्ड, fourth lymphoma are common, still very treatable and often curable depending on the NHL subtype. Stage third and stage 4 are now considered a single categories because they have the same treatment and prognosis. Is a lymphoma always cancer? Lymphoma is a cancer of the lymphatic system. Which parts of the body? Germ fighting network. The lymphatic system, ये जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम है, जर्म्स फाइट करती है बाहर से आने वाले तमाम से बैक्टीरियाज को, जो भी जर्म्स हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड करते हैं, ऐसी कंडीशन में वो इसे फाइट करती है. देयर लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड द लिम्फ नोड्स. लिम्फेटिक सिस्टम जो जुड़ा होता है लिम्फ नोड से. लिम्फ ग्लैंड्स हर एक थोड़ी दूर के बाद एक छोटी छोटी तमाम से ग्लैंड्स पाई जाती हैं. वो बहुत छोटी होती हैं, बॉडी के अंदर पुश रहती हैं, नीचे की तरफ होती हैं. लेकिन जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल्स पहुंचते हैं, जैसे कि चोट भी लग जाती है, तो वो लिम्फ नोड्स इनलॉर्ज कर जाते हैं. तो उसका काम है कि जो पश है, जो बैक्टीरिया है, आगे बढ़ने से रोका जाए और हार्ट, लीवर और बॉडी के जो वाइटल्स ऑर्गन हैं उनको सेव किया जाए. तो थाइमस, यहाँ पे स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड एंड बोन मैरो लिम्फोमा कैन बी इफेक्ट ऑल दोज एरियाज एज वेल एज अदर ऑर्गन्स थॉट आउट द बॉडी. Is a stage 4 lymphoma curable? Stage 4 lymphoma means that cancer has spread to an organs external to the lymphatic system. The survival rates vary widely depending on the individual's risk factors and types of cancer. The survival rate of stage 4 lymphoma is lower than that of the other stage, but doctors can cure the condition in some cases. जैसे कि हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में देखा गया है कि लास्ट स्टेज में जैसे कहा जाता है वो भी ठीक हो जाता है, और कभी कभी वो फर्स्ट स्टेज का भी नहीं ठीक हो सकता है. तो यहाँ पे उसकी इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है, और ये इम्यून सिस्टम बॉडी के जो वोंड्स हैं या जो डिजीज़ है उससे कितनी देर में इफ़ेक्ट करता है और हमारी बॉडी को कितने जल्दी मतलब उस लायक बनाता है कि बॉडी हमारी उससे प्रोटेक्ट हो सके. और इसमें देखा गया है कि अगर 40 डेज़ का टाइम देते हैं हम, अक्सर ट्रीटमेंट में दिया है हमने, और 40 डेज़ के अंदर अगर इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई तो पेशेंट में रिकवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, बहुत स्लो हुई, तो मुश्किल हो जाता है. जनरली कैंसर का अगर लास्ट स्टेज का केस है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आने पे 40 डेज़ के अंदर ही वो या तो ठीक हो जाता है या तो फिर वो एक्सपायर कर जाता है, देखा गया है. तो यहाँ पे हम सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं लास्ट स्टेज में, उसे क्योर नहीं कर सकते. तो अब जैसा यहाँ पे हम इम्यून सिस्टम से जुड़े रिलेटेड चीज़ है, तो इसलिए हम आपको इम्यून सिस्टम का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर उसका सेशन को ख़त्म करते हैं. और आज की स्लाइड क्या है, तो ये जैसा ये आपको बताने जा रहे हैं इम्यून सिस्टम क्या है और किस तरीके से काम करता है. या लो, हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्यून सिस्टम, द बेसिक्स ऑफ इम्यून सिस्टम. द इम्यून सिस्टम्स आर mainly comprise of it is the study of immune system is known as the immunology. The study of immune system is known as immunology, and immunology is divided into two branches. One of the branches name is the immune system, and another branch is known as the immune response. The immune system's response is very important because in preparing of the vaccine or any of the medicine, mostly the medicine or the vaccine prepare the body
टू फाइट अगेंस्ट द स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी और स्पेसिफिक वायरस और डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी डिजीज़ होती है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो किसी बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोन या फंगाई की वजह से होता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जब मॉडरेट हो जाता है, जब उसके लड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, तो उस प्रिपेयर की स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी, और उसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। तो इम्यून सिस्टम comprise of three parts: first line of defense, second line of defense and third lines of defense. In first line of defense there are skin, हमारी जो स्किन होती है इसके अंदर से स्वेट निकलता है, वाटर निकलता है, लाइसोसोम एंजाइम्स निकलते हैं, और साथ में ऑयली सिक्रेशंस होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये हमें फिजिकल भी बैरियर प्रोवाइड करता है पैथोजेंस के इन्वेजन से, और केमिकली भी ये अपना केमिकल जो रिलीज़ करता है इससे भी हमको प्रिवेंट करता है ताकि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो सके। स्किन, फिर म्यूकस सेल जो कि गोबलेट सेल्स रिलीज़ करते हैं। म्यूकस सेल में भी बहुत सारे सीलिया जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम्स में होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम्स के अंदर, हमारे यूरिनरी लाइनिंग के अंदर हमारे म्यूकस सेल्स होते हैं, और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये सारे सेल्स किसी भी फॉरेन बॉडी को देखते हैं, जैसे कि कोई वायरसली इन्फेक्टेड सेल हो, या फिर कोई प्रोटोजोआन हो, या फिर कोई बैक्टीरिया हो, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसको रिकॉग्नाइज करते हैं इसलिए कि उसके जो भी फॉरेन बॉडी होती है उसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट्स होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट्स मतलब एक ऐसे प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें एंटीबॉडी डिटेक्ट कर पाती है। एंटीबॉडी जब डिटेक्ट कर पाती है तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर पाती है, जैसे कि हमारे फैगोसाइटिक सेल, नेचुरल किलर सेल, जैसे इन्फ्लामेशन हो जाती है उस रीजन में, फीवर आने लग जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि उधर की तरफ इन्फेक्शन है और बॉडी अपना रिस्पॉन्स कर रही है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में के अंदर हमारे इम्यून सेल्स आ जाते हैं, जैसे नेचुरल किलर सेल, फैगोसाइटिक सेल्स, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। थर्ड लाइन ऑफ सेल्स के अंदर टी सेल, बी सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। टी सेल, बी सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर हम लोग किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के लिए या किसी स्पेसिफिक वायरस के लिए अकॉर्डिंग हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है, और साथ में वो अपनी इम्यूनोलॉजिकल एक मेमोरी बनाती है ताकि फ्यूचर में भी कभी कोई इन्फेक्शन होए तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में मेमोरी का सिम्टम्स होता है। तो मेमोरी के सिम्टम्स के लिए कि फ्यूचर में भी कभी कोई इन्फेक्शन यही वाला स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करे तो हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके ताकि हमारी बॉडी उस डिजीज से आसानी से टैकल कर सके। अब इम्यून सिस्टम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टू हैव अ हेल्दी बॉडी, इम्यून सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर व्हेन द इम्यून सिस्टम डज नॉट वर्क प्रॉपरली इट कॉज एलर्जी जैसे कि पोलन ग्रेन से किसी को एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से होती है, किसी को हेयर से होती है। उनकी बॉडी उसके जब भी कोई हेयर, डस्ट या पोलन ग्रेन उनके नाक में जाता है या कहीं पे भी कुछ होता है, कोई केमिकल उनकी बॉडी के ऊपर जाता है और उनके बॉडी के ऊपर एपिथेलियल सेल्स के ऊपर इरिटेशन होने लग जाती है, इसका मतलब उनको एलर्जी है इस केमिकल से या इस प्रोडक्ट से या इस पोलन से या हेयर से, डस्ट से, क्योंकि उनकी बॉडी है वो इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर नहीं कर पा रही कि ये हार्मफुल सब्सटेंस है। वो समझ रही है कि जैसे पोलन है या हेयर है जो दूसरों के लिए तो हार्मफुल नहीं है लेकिन उनके लिए ये हार्मफुल बन गया क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि ये तो जनरल चीज़ें हैं, तो भी उसके लिए एकदम ज़बरदस्त अटैक कर रहा है और जिस वजह से वो अपने ही नेटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग रहा है। तो ये नेटिव सेल और नॉन नेटिव सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। जैसे MHC1 और MHC2 पार्ट होते हैं इम्यून सिस्टम के रिकॉग्नाइजेशन के लिए, वो फिर बाद में डिस्कस हो जाएगा। बॉडी प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, जैसे कि हम HIV के अंदर देखते हैं जिसके अंदर हमारे टी सेल्स के ऊपर CD8+ टी सेल्स के ऊपर हमारे अटैक होते हैं
वायरस अटैक करता है, ताकि फिर हमारी बॉडी किसी भी बैक्टीरिया या फंगाई या वायरस के इन्फेक्शन से हमारी बॉडी डील नहीं कर पाती है, और हमारी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब हमारी इम्यूनिटी ही बहुत ज़्यादा डेफिसिट पे हो जाती है, जिस वजह से हमारी बॉडी उस डिजीज़ के थ्रू बाहर नहीं आ पाती, और इस वजह से HIV के थ्रू डेथ हो जाती है। जैसे कि हम लोग अर्थराइटिस में देखते हैं, अर्थराइटिस में हमारे अपने ही सेल अपने ही चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने पर आमादा हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का डिसएडवांटेज होता है जब इम्यून सिस्टम सही से वर्क नहीं कर पाता। इम्यून सिस्टम्स का सही से वर्क करना ये भी मेडिसिन का बहुत बड़ा पार्ट होता है, कि मेडिसिन इसलिए दी जाती है ताकि इम्यून सिस्टम के थ्रू ही बॉडी अपने आप को जैसे रूटीन फंक्शंस में ला सकती है, और जैसे कि रेडनेस कहीं पे दिखे या कहीं फीवर दिखे या अलग तरीके की कोई भी सिम्टम्स दिखे, कहीं पेन कहीं दर्द होने शुरू हो जाए, ये इन्फ्लेमेशन हो, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है और अब हमें कोई मेडिसिन या कोई रेमेडीज़ लेनी चाहिए ताकि हम अपने आप को फ्यूचर किसी सीवियरिटी से बचा सकें। एक्वायर्ड इम्यूनिटीज में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है, लेकिन इनेट इम्यूनिटी जो इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, जो सभी में होती है, वो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होती। उसको आने में तकरीबन 1 से 2 दिन में भी मतलब 1 से 2 घंटे में भी आ जाती है और बहुत जल्दी आ जाती है। वो कुछ नहीं रखती, बस वो धड़ाधड़ जिसको भी फ़ौरन को देखती है वो मारती चली जाती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो सिर्फ स्पेसिफिक किसी एक एंटीजन एंटीबॉडी के लिए होती है। बस यही दोनों के बीच में डिफरेंस है कि एक एक्वायर्ड में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है ताकि आने वाले वक्त में कभी कोई अटैक हो, यही वायरस करे तो हम इसके खिलाफ काम कर सकें, और इनेट के अंदर कुछ ऐसा मेमोरी नहीं होती। इनेट बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, वो तो पैदाइशी सब में होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग किसी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होते हैं तब हमारे बॉडी के अंदर डेवलप करती है। बस यही था। तो आपने भी देखा सुना कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, इसलिए हमें सबसे पहले इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन में S1 का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है। और जो काम S1 करती है वो वैक्सीन से लोग लेते हैं, लेकिन वैक्सीन बनाई जाती है और ये बॉडी के अंदर जा कर के खुद बॉडी के अंदर एंटीजन को प्रोड्यूस कराती है। बॉडी का हमारा सेल्फ डिफेंस सिस्टम जो है वर्क करने लगता है। तो ये आज का हुआ हमारा लेक्चर कंप्लीट, और अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। और It was interesting, sir. जी, It was nice, very nice. थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू। तो अगर कोई क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, और वरना फिर गुड नाइट किया जाए क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। ओके, आपने इसके अंदर कैसा लगा, क्या कमी है, उसे ज़रूर इन्फॉर्म करें मुझे, जिससे बेहतर से बेहतर इस प्रोग्राम को बनाया जा सके और सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथ प्रैक्टिशनर्स के लिए ये इससे फ़ायदा उठा सकें और आगे फ्यूचर में प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर कर सकें। तो आप ज़रूर मुझे इंश्योर करें कि कैसा है प्रोग्राम। तो ऑल्सो गुड